ठीक है प्यारे साथियों, दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट आज के वर्कशॉप में मिसिंग है। हमने क्वालिटी की बात की, प्रोडक्टिविटी की बात की, कुछ सेफ्टी रिलेटेड बातें की। तो अभी इस सेशन में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है वेल्ड डिफेक्ट्स। वेल्डिंग के दौरान कौन कौन से ऐसे नुक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं जो आ जाते हैं, ठीक है, और उनको जानने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी तह तक जाएं हम लोग, और हम देखेंगे हर डिफेक्ट का कारण कहीं ना कहीं हमारे वेल्डिंग प्रोसीजर से लेकर के पैरामीटर को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, उन्हीं चीज़ों में इसका राज छिपा हुआ है। अब ये सिर्फ कुछ इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स हैं। मैंने लिखा है कि जैसे बैड वेल्ड्स इन वाइड ट्रेजेडीज़, ये इतिहास इसका गवाह है कि कुछ ऐसी जगहों पे वेल्डिंग भी की जाती है, जैसे मैंने एरोस्पेस की बात की थी, पेट्रोकेमिकल की बात की थी, शिप बिल्डिंग, ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म से तेल निकालना, ठीक है, तो वहाँ पे भी वेल्डिंग का काफ़ी योगदान रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे वेल्ड का जॉइंट अगर टूटा तो चीज़ें सारी की सारी वहाँ तहस नहस हो गई, और जिसमें काफ़ी कीमती ज़िंदगियाँ जो थी वो लूज़ कर दी। ये देखिए ब्रिज का कोलैप्स है, ठीक है, वेल्डेड जॉइंट से जो फेल हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। तो वेल्ड डिफेक्ट्स की अगर बात करें, उनके कुछ नाम हैं, इम्पॉर्टेंट नाम है जो पूरी दुनिया में उनका नाम सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ एक डिफेक्ट का नाम मैंने लिखा है अंडरकट, ठीक है, तो ये हर जगह यही चलता है। आजकल तो खैर बड़ी सुविधा है, अगर नाम भूल भी गया कल तक तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, अपने नेट पे डाल के देख सकते हैं। तो एटलीस्ट एक बेसिक उसकी जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहाँ कोशिश करते कि थोड़ा सा उसकी तह तक हम लोग पहुँच के और जानकारी हासिल कर सकें। तो जैसे ये है अंडरकट। अब ये एक सिर्फ समझाने की खातिर ये चीज़ बनाई गई है कि ये मेरा प्लेट एक, प्लेट नंबर 2 है, इसके बीच में ये देखिए मैंने एक वी शेप का एक ग्रूव काटा हुआ है। अगर मैं इसको बिना इसके करता तो ये जो आर्क की हीट है साइड के ऊपर पूरी तरह ना जा पाती। तो इसलिए क्या है कि हमारे जो एजेस का मुंह को थोड़ा सा खोलने के लिए, ताकि आर्क उसके भीतर जाके उसको पूरी तरह से वेल्ड कर सके। सुबह यही बात हुई थी, अगर हर पॉइंट पे जो हीट है यानी मेरा आर्क संपर्क में आ रहा है तो वहाँ पे तो मेल्टिंग होगी। तो यही कारण है कि हमने इस जो जॉइंट का मुंह ऐसे, इसको सिंगल वी ग्रूव वेल्ड बोलते हैं। तो ऐसे करके जब यहाँ जाएंगे तो हम देखा कि यहाँ पे एक अंडर कट की प्रॉब्लम आ गई। सो अंडर कट जैसा मतलब एक कट की तरह जो कि नीचे दबा हुआ है। तो इसके कुछ जैसे ये कहाँ कारण है, ठीक है, यानी ऐसे जो डिफेक्ट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक डिफेक्ट आ गया, देखने में सारा कुछ ठीक है, ऊपर से वेल्ड की बीड जो हमें बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, उसकी ज्योमेट्री भी ठीक है और कोई ऐसा फालतू डिफेक्ट नहीं नज़र आया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक हल्का सा नीचे से मेटल हमारा कट गया, ठीक है। अब ये भी है सच, कोई इतना बड़ा डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं इस जॉइंट को एक्चुअल सर्विस एप्लीकेशन में डालूँगा तो वहाँ क्या होगा, क्योंकि जब सर्विस एप्लीकेशन मीन्स मेरे को किसी, ये तो एक जॉइंट है, ऐसे सैकड़ों जॉइंट्स मिलके एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को पैदा करते हैं जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड। अब जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे थर्मल ये न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं, टेम्परेचर्स जो हैं 650 डिग्री तक चला जाता है, तो मटेरियल बेचारे थक जाते हैं वहाँ पे। इतना कॉन्टीन्यूसली इतना टेम्परेचर हाई को सस्टेन करना, बना के रखना, तो कहीं ना कहीं मटेरियल जो है गिव अप कर जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर पहले से इसके अंदर वेल्ड नाम का कोई वेल्डिंग डिफेक्ट है कोई इस तरह का, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो अपनी जो उसकी डेजिग्नेटेड लाइफ है, जिस जैसे कोई प्रेशर वेसल है उसको हमने 15 साल के लिए बनाया, तो हो सकता है कि 5 साल बाद ही ये दिक्कत उसके अंदर आनी शुरू हो जाए। लेकिन वैसे तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स और कोड्स हैं वो अलाउ ही नहीं करेंगे कि इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए उस डिफेक्ट को वहाँ पे परमिट किया जाए। अब यहाँ पे डिफेक्ट्स जो हैं, जैसे हमने लिखा कि सरफेस इरेगुलर, यानी जब मैं सरफेस पे देखूँगा, सुबह बात हुई थी विजुअल एग्जामिनेशन,
अब वेल्डर को इसके लिए वो अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है आप इतना पैसा खर्चो, 2 हफ्ते का कोर्स करके आओ विजुअल एग्जामिनेशन से, ठीक है। आप दिन रात इस पर काम करते हैं, डेली आपको पता है, ठीक है, कि जैसे हम कंघी करके हेयर स्टाइल बनाते हैं, डेली हाथ सेट है वहाँ पे, ठीक है, कितनी बार करना है, किस एंगल पे बाल जाने हैं, क्योंकि ये हमारी परफेक्शन आ चुकी है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का हिस्सा है हमारे। तो इसी तरह से जब आप ढेरों सारी वेल्ड बीड रोज लगाते हो, अब आपकी आंखों को खुद ही पता चल जाना चाहिए कि सरफेस के ऊपर कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, बीड मेरी टेढ़ी तो नहीं हो गई, ठीक है, कहीं पे बीड मेरी मोटी तो नहीं हो गई, कहीं मेरी बीड बैठी हुई तो नहीं है, कहीं बीड मेरी टेढ़ी तो नहीं है, कहीं उसके अंदर बारीक ब्रीक से वो सुराख तो नहीं है जिसको हम सरफेस पोरोसिटी बोलते हैं, कहीं ज़्यादा छींटा तो नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद ही तुरंत वहीं पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पता चलेगा तो आप नेक्स्ट जो भी बीड लगाओगे उसमें जो भी करेक्टिव एक्शन लेने वाला होगा, जो भी सुधार आपको करना होगा वो आप लोग कर पाएंगे। तो इसमें पहले भी बात की है, डिफेक्ट अगर आ गया तो पूरे का पूरा वो रिजेक्ट भी हो सकता है वेल्ड, ठीक है। अगर रिजेक्ट नहीं करना तो उसमें अगर रिपेयर का वहाँ पे अगर गुंजाइश है तो रिपेयर करने में भी ज़ोर लगेगा, पैसा चलेगा वहाँ पे, टाइम भी लगेगा, ठीक है। आपके जो डिलीवरी शेड्यूल्स हैं वो भी लेट होंगे आगे, तो मार्केट में नाम भी ख़राब होता है इस चीज़ से। और फिर जैसे कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं, अभी मैंने बोला न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गया, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पे ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ज़िंदगियाँ कीमती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफेक्ट रह जाता है कहीं तो वहाँ पे फिर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अच्छा, अब बात करें कि कुछ डिफेक्ट्स जो मैं आगे अभी बात करेंगे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो कहाँ से पैदा होते हैं, उसके पैदा होने का कारण क्या है, वो कैसे दिखते हैं, उसको देख के क्या हम बता सकते हैं कि ये डिफेक्ट है, अगर है तो किस टाइप का है, वो टाइप का भी पता चल गया। फिर उसके कारणों के पीछे जाके देखेंगे यहाँ क्या क्या कारण हैं, 1 कारण, 2 कारण, 4 कारण, 6 कारण, और कारणों की जो रेमेडी है, ठीक है, उसका टेक केयर करना है, वो कारण के उल्टा होगा। कहीं करंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी रेमेडी होगी, उसका सोल्यूशन होगा करंट को कम करके जो रेंज में चाहिए उसको लीजिए आप। तो यहाँ पे वेल डिज़ाइन, अभी मैंने एक बात की थी, ये देखिए, ये एक सिंगल वी ग्रूव वेल्ड है बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग करने से पहले मैंने क्या किया, प्लेट को ऐसे वी ग्रूव में काटा ग्राइंडर के साथ, मान लो 45 डिग्री है या 30 डिग्री है जो भी है, अब ऐसे ग्रूव बन गया। अब आर को उसके बीच में से लेके जाना है। अगर मैंने मान लो 30 चाहिए था, उसको 45 कर दिया, ठीक है, तो मेरा ग्रूव हो सकता उन पैरामीटर के साथ वो भर ना पाए। 30 की बजाय अगर मैंने 20 ही कर दिया तो मेरा आर्क है उसके भीतर जा कर के पूरी तरह पेनिट्रेट साइड वॉल्स को नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कि वेल्ड डिज़ाइन मेरा प्रॉपर होना चाहिए। फिर आगे है वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में भी जानकारी ज़रूरी है, ठीक है। ये तो चलो एक्सपीरियंस के साथ आप लोग गेन कर ही लोगे कि इस तरह का मटेरियल है, इसकी सेक्शन थिकनेस इतनी है, इतने इसमें इस तरह के जॉइंट लगने हैं, तो ये मेरी प्रोसेस अपने आप में काफ़ी है, ठीक है। अब मटेरियल्स की सिलेक्शन, किस मटेरियल के लिए कौन सी जो इलेक्ट्रोड है सिलेक्ट होनी चाहिए। जैसे सुबह बात की थी कि कोडिंग की जाती है उसके ऊपर, ठीक है, उसके कुछ मायने हैं, मीनिंग्स हैं, उस हिसाब से आप कंपैटिबिलिटी चेक करके उसको ख़रीद सकते हो। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोसेस के बारे में सही जानकारी ना होना। उसके बाद वर्कमैनशिप पूर है आपकी, जब काम करते हो प्रायर टू वेल्डिंग, वेल्डिंग से पहले जो चीज़ें हैं, ठीक है। और हमारा जो वेल्डर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। वेल्डिंग तो हो रही है, शरीफ प्रोसेस है, आर्क बनेगा भी, आर्क वेल्ड भी करेगा, मेल्टिंग होगी, जॉइंट बनेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है, लेकिन क्या वो जॉइंट प्रॉपर हो पाया या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हाँ, कहीं ना कहीं ये उसमें कमज़ोरियाँ रह जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है, ये तो बात है कि वेल्डिंग के दौरान हम वेल्डिंग को अगर फैब्रिकेशन माने, यस फैब्रिकेशन है ये, फैब्रिकेशन के दौरान कहीं कोई डिफेक्ट्स रह गए, एक तो वो पॉइंट है। एक है जब मान लो सही वेल्ड है, सारा कुछ पास हो गया, अब वो सर्विस एप्लीकेशन में चला गया, अब उसको जाकर के वहाँ सर्विस लेनी है अपनी, उसके ऊपर लोडिंग लगेगी, कई तरह की लोडिंग है, ठीक है, खिंचाव होगा, दबाव होगा, टेढ़ा मुड़ेगा वो, ठीक है। और वहाँ पे वो कंडीशंस वो आपके हाथों में नहीं है। सर्विस कंडीशंस कभी भी फैब्रिकेटर या इंजीनियर के हाथों में नहीं होती, उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन और फैब्रिकेशन अपनी तैयार करनी पड़ती है। तो
फैब्रिकेशन रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं वो हम बात करेंगे, और जो सर्विस रिलेटेड अगर बात करें हम लोग, जैसे ये देखिए फैब्रिकेशन के दौरान कुछ यहाँ पे मैंने डिफेक्ट्स 5 डिफेक्ट्स हैं, लैक ऑफ फ्यूजन, क्रैक्स, पोरोसिटी, इंक्लूजन्स, इनकरेक्ट वेल्ड शेप, ठीक है। और सर्विस के दौरान क्या है, एक हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में बात करते हैं कि ज़्यादातर जो मैकेनिकल लोडिंग के अंदर जो फेलियर्स होते हैं वो होते हैं फटीग की वजह से। एक एग्जांपल है जो बचपन में हम लोग किया करते थे कि एक तार को आप अगर खींच के तोड़ना चाहो नहीं टूटेगी, उसी तार को जब आप ऐसा करना शुरू करते हो वही बनता है। लेकिन अब क्या है, लोडिंग चेंज हो गई हमारी। अब इस तरह पहले खिंचाव था, उसके अंदर टेंशन थी, अब मैं ऐसे अब जब कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्ट्रेसेस हैं, जो ज़ोर लग रहा है वो ऊपर नीचे जा रहा है। इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रेसेस, कभी खिंच रहा है कभी, तो ऐसे करके तो होता है कि थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मटेरियल हमारा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, और उसके बाद आसानी से टूट जाता है। तो एक्चुअल सर्विस एप्लीकेशंस में ऐसा ही कुछ होता है कि कहीं कोई वाइब्रेशन है, मान लीजिए ऐसा करके, ठीक है, तो वो भी लोडिंग और अनलोडिंग होती है। जैसे हवाई जहाज़ जब उड़ता है, इतने टन उसका वज़न है, पहले वो हाईवे पे रनवे पे दौड़ता है, ठीक है, हवाई पट्टी पे 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके जो नीचे लैंडिंग गियर्स हैं, व्हील्स हैं, उसके ऊपर प्रेशर पूरा बना रहता है। जैसे टेक ऑफ होता है हवा में, उसके अंदर एक अनलोडिंग कंडीशन आ जाती है। कैसे, वो लैंडिंग गियर्स जो हवा में उठ जाते हैं, उसके बाद अपने आप को वो समेट लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि पहले वो उसकी लोडिंग थी, उसके बाद अनलोडिंग होगी। अब ये सोचिए कि जब उसको लैंड करना है तो फिर क्या होगा, फिर वो अपनी लोडिंग कंडीशन में आ जाएंगे लैंडिंग गियर्स। तो यही कारण है हर फ्लाइट के बाद, ठीक है, जो उस फ्लाइट को जब लैंड करती है तो उसकी इंस्पेक्शन प्रॉपरली की जाती है कि लैंडिंग गियर्स में कहीं कोई क्रैक तो नहीं आ गया, कहीं कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं जिसको हमें चेंज करना पड़े। फिर लैंडिंग गियर्स ही क्यों, बाकी इंस्पेक्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इसकी जो रिसर्च ने ये बताया है, इसकी जो सर्विस हिस्ट्री एरोप्लेन्स की, कि हाँ लैंडिंग गियर्स के अंदर दिक्कतें आती थी शुरू में, फिर बाद में जैसे जैसे रिसर्च हुई ये पता चला कि इसका कारण है फटीग, ठीक है, एकदम से ऊपर उठना, अनलोड हो गया कंपोनेंट, फिर जब नीचे आया तो वो लोडिंग हो गई। तो इसी तरह से फटीग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो वेल्डिंग में भी ऐसा ही होता है। तो उसको बोलते हैं सर्विस रिलेटेड फेलियर। भाई सर्विस में वो चीज़ गई, कंपोनेंट या फैब्रिकेशन गई, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस ऐसी थी कि उससे वो फेल हो गया। इसी तरह से एक और कंडीशन बताऊंगा आपको, वो है करोजन की। अब कोई भी मरीन एप्लीकेशन की बात कर लें, समुद्र का पानी खारा होता है। खारे का मतलब नमक है उसके अंदर, नमक हमारा होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो क्लोराइड आयंस हैं उनकी ये कोशिश रहती है जब किसी सरफेस के संपर्क में आएंगे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भी उस सरफेस के ऊपर अटैक करते हैं। क्लोराइड आयंस उनको बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड अटैक होता है, तो वहाँ पे पिट्स बन जाती हैं, छोटे छोटे खड्डे जिसको बोलते हैं, ठीक है, पिन टाइप के सुराख आ जाते हैं। और वो एक ऐसी निशानी है कि सरफेस आपका वहाँ पे ख़राब हो चुका है। अब समंदर के खारे पानी को दुनिया की कोई भी चीज़ जो है उसमें से नमक को बाहर नहीं कर सकती, ठीक है। और फिर एक कंडीशन आती है कि जैसे समंदर का पानी है, जैसे कोई आर्कटिक रीजन है, ठंडे मुल्क है, वहाँ पे रात को टेम्परेचर्स काफ़ी नीचे चले जाते हैं। आपने कभी इसकी टाइटैनिक की अगर आपने सुनी होगी कि एक बहुत बड़ा शिप था, जहाज़ था, समुद्री जहाज़, जो ब्रिटिश इंजीनियर्स ने बनाया था 1912 में। और उनका ये दावा था कि ब्रिटिश इंजीनियर्स दे आर दी बेस्ट ब्रेन्स। बेस्ट इंजीनियर्स ने एक ऐसा शिप बनाया जो कभी डूब ही नहीं सकता था। उन्होंने अपना डिज़ाइन देखा, स्ट्रक्चरल पार्ट देखा, फैब्रिकेशन देखी और डिक्लेयर किया कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ घंटे चलने के बाद जब न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, ठीक है, तो एक आइसबर्ग था, जैसे बोलते हैं बर्फ़ की चट्टान थी, ठीक है, और डिटेक्ट हो गई। जैसे वो कैप्टन ने देखा शिप को, जैसे उन्होंने ऐसे मोड़ा तो चलते चलते कुछ जो हिस्सा था शिप का टकरा गया उसके साथ, आइसबर्ग के बर्फ़ की चट्टान के साथ, ठीक है। तो उसके अंदर जो रिवटें थी बाहर निकल आई, ठीक है। तो वहाँ पे सुराख बन गया। सुराख बनने से क्या हुआ, उसके अंदर पानी आना शुरू हो गया। तो उसमें ये था, मेरे ख्याल 4 के घंटे वो फ्लोट करता रहा, ठीक है। उसके अंदर फ्लोटिंग की प्रोविज़न रहती है, एकदम से नहीं डूबता शिप, ठीक है। उसके अंदर ये चैम्बर्स बने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 से वाटर टाइट चैम्बर्स, धीरे धीरे पानी फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे लाइफ बोट्स भी कम थी, ठीक है। वो प्रोफेशनल जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए,
ठीक है। उन्होंने बिज़नेस क्लास को अकोमोडेट करने के लिए कि यहाँ ज़्यादा पैसा, ज़्यादा टिकट है, उतनी लाइव पोर्ट्स उन्होंने रखी नहीं वहाँ पे। ये इशू है प्रोफेशनल एथिक्स का, ठीक है। ज़िंदगी हर बंदे की कीमती है, चाहे वो गरीब है चाहे वो बहुत अमीर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े लोगों को चाहिए था हमें टॉप वाले पे रूम दीजिए, आप टेरेस पे हमें टहलने के लिए जगह भी चाहिए, तो यहाँ पे लाइव बोट्स रखनी चाहिए थी। उन्होंने वहाँ पे उनको जगह दे दी खुली। तो जब अगर लाइव बोट्स पूरी होती तो शायद सारी ज़िंदगियाँ बच जाती। 700-800 बंदा फिर भी वहाँ पे समुद्र में डूब गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक सर्विस फेलियर बाद में पता चला। नासा एक बहुत बड़ी एक एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, एरोस्पेस और रिसर्च से रिलेटेड है वो। तो उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की, समुद्र की तह तक गए, नीचे सतह पे जब गए तो वहाँ उनको तकरीबन 10 इंच जैसे डिस्क होती है लोहे का टुकड़ा मिला। पता चला ये उसका टाइटैनिक का ही था। लोहे के टुकड़े को लेके आए बाहर, वो आके उसके ऊपर उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया, इन्वेस्टिगेशंस हुई और ये पता चला कि जो स्टील की जो क्वालिटी थी 1912 में जो यूज़ हुई थी वो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का स्टील था। 1912 के लिहाज से वो स्टील अच्छा था, लेकिन वहाँ पे क्या था, 3 तरह के ग्रेड यूज़ हुए। अब जो स्टील आप इसकी बात करते हो, इसकी एक कंपोजिशन बोलते हैं हम इसको ना, इसके अंदर आयरन भी है, कार्बन भी है, मैंगनीज है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, इस तरह से। और हर चीज़, क्योंकि ये स्टील है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग एक अलग से प्रोसेस है, कितना साफ़, कितना बढ़िया, कितना स्ट्रॉन्ग स्टील बन के आता है बाहर, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या था, सल्फ़र और फास्फोरस ज़्यादा थे। अब क्या हुआ, सल्फ़र और फास्फोरस इम्प्योरिटी एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर जब मैं ऐसे धक्का मारूंगा तो जल्दी से टूटेगा। इसलिए अब क्या हुआ, सल्फ़र और फास्फोरस की लिमिट बांध दी गई है कि 0.03% के नीचे नीचे सल्फ़र और फास्फोरस को रखा जाएगा। ये जो टाटा फ्रेम की आप बात करते हो, इसके ऊपर बड़ा एक रिगरस प्रोसीजर लगा हुआ कि इसी क्वालिटी का स्टील ये क्यों है, ठीक है। अब पहली बात तो वहाँ पे सल्फ़र फास्फोरस ज़्यादा था, ज़ोर से जब झटका लगा टूटना ही था उसको, ठीक है। और एक दूसरी जो चिंताजनक बात ये थी, समंदर का ठंडा पानी, माइनस जब सब ज़ीरो यानी टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, तो स्टील की एक ये खासियत है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है कि रूम टेम्परेचर यानी अब यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जब टूटेगा तो ज़्यादा एनर्जी ले लेगा, तगड़ा रहेगा, लेकिन जब उसको मैं बर्फ़ के टेम्परेचर से नीचे लेके जाऊँगा तो ऐसे कांच की तरह टूटेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हिस्ट्री ने हमें सिखाई हैं, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी हमें उन चीज़ों को सीखने के लिए। और सीख कैसे मिली है कि हाँ भाई, जो क्वालिटी ऑफ स्टील है शिप के लिए ये होना चाहिए, ठीक है, जॉइंट्स अच्छे होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, इंस्पेक्शन रिगरसली होनी चाहिए थी वहाँ पे, और लाइफ बोट हर बंदे के लिए वहाँ पे प्रोविज़न होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हिस्ट्री ने हमें सिखाई हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर बात करें, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ सर्विस फेलियर्स की, तो अभी जो लिखा है यहाँ पे ब्रिटल फेलियर, यानी आज जो मैंने जो फैब्रिकेशन किया है वो अच्छा भला है, लेकिन कल को कहीं टेम्परेचर नीचे चला गया, लेह लद्दाख की अगर बात करें, तो उसके लिए हम कैसे इसको सुनिश्चित करें कि मेरा वहाँ पे भी ये जो जॉइंट टूटेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उतना टेम्परेचर यहाँ पे पैदा करके उसके अंदर टेस्टिंग करते हैं उसकी, ठीक है। उसके लिए प्रोविज़न है, इक्विपमेंट्स हैं रिसर्च के। हम उसमें क्या करते हैं, स्पेसिमेन को निकालते हैं बना के, वेल्डिंग के बाद उसको टेम्परेचर -40 -80 डिग्री तक लेके जाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं और ये साबित करते हैं कि हाँ भाई, अगर वो -40-50 तक चला गया तो ये मेरा जॉइंट है जो लेह लद्दाख में भी काम करेगा। हम स्ट्रक्चर टूटने तक वेट नहीं कर सकते भी यार, पहले 10 स्ट्रक्चर टूटेंगे फिर देखेंगे स्ट्रेंथ क्या थी, ठीक है। तो इसलिए जब मैं सुबह बात कर रहा था WPS, उसके अंदर प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, प्रिकॉशन की भी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो मिनिमम अश्योर्ड क्वालिटी की भी बात होती है कि मेरा जो इम्पैक्ट टफनेस है 40 जूल 50 जूल इतने टेम्परेचर के ऊपर वो होना चाहिए। तो इस तरह से जो WPS प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है वो सारी चीज़ें इंश्योर करती हैं। तो यहाँ सिर्फ एक हल्का सा आपके माइंड को ट्रिगर करना था कि हाँ भाई, वेल्डिंग जो है काफ़ी लंबे समय से हमारी ज़िंदगी में प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रही है, ठीक है। नुकसान भी हुए हैं और काफ़ी अच्छी सीख भी हमें मिली इन चीज़ों से, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे एक मैं इस पर पहले आ जाऊँ एक बार, जैसे अंडरकट की बात हुई, यहाँ पे देखिए सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डिफेक्ट पैदा हो गया। इसके यहाँ पे कुछ कारण है, देखिए हायर करंट, ज़रूरत से ज़्यादा करंट अगर बढ़ गया तो साइड पे जब बेस प्लेट सरफेस के ऊपर गया तो वहाँ पे कट पड़ गया। वेल्डिंग जो है सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए नहीं, कटिंग मोड में भी यूज़ हो सकती है। आर्क लंबा था, ट्रैवल स्पीड बहुत फास्ट थी। एक मैग्नेटिक आर्क ब्लो आगे चल के बात करता हूँ,
अगर मैं वीविंग ज़्यादा करूँगा, सुबह बात हुई थी 3 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड डाया हमारी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, दोनों साइड्स की तरफ मेरा आर क्या होगा, कॉन्टैक्ट में आएगा किसके, बेस प्लेट सरफेस के ऊपर। जब वहाँ पे मेरा आर्क गिरेगा तो वहाँ पे अंडरकट की प्रॉब्लम आने की गुंजाइश, ये संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेमेडीज़ हैं, वेल्डिंग करंट को आप प्रॉपरली फॉलो करो और स्पीड को अपने को सेट रखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये मेरा प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है। अब इन दोनों को मैंने एक जॉइंट डिज़ाइन के हिसाब से कन्फिगरेशन में एक दूसरे के पास लेके आया। मकसद यही था आर्क बने, आर्क की हीट दोनों तरफ बराबर पहुँचे। यहाँ पे देखिए, ये जो कलर्ड पोर्शन है इंडिकेट करता है कि मेरा जो वेल्ड मेटल है बन गया है, पिघल चुका है और ग्रूव के अंदर वो बिस चुका है। लेकिन यहाँ पे पाया गया, ये देखिए कि नीचे तक वो हीट कभी जा ही नहीं पाई। आर्क सेम था, जॉइंट ऐसा था, लेकिन वो नीचे तक जा नहीं पाया। तो इसकी क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिखा है एक्सेसिवली थिक रूट फेस, यानी ये देखिए ये वाला जो था ना, ये पोर्शन ज़्यादा था, इसलिए इसकी रूट फेस की मेल्टिंग नहीं हो पाई। अब अगर इसको मैं ज़्यादा को ठीक करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कम कर दूं, तो यहाँ पे जो स्पेस है या पैसेज है, जो रास्ता है आर्क की हीट को जाने के लिए, वो इतना कम पड़ जाता है कि वहाँ तक हीट पहुँच ही नहीं पाती। फिर आर्क बना, मेल्टिंग हुई, साइड वॉल्स दोनों तरफ के फ्यूज़ हुए, लेकिन क्योंकि मेरा जॉइंट जो डिज़ाइन सही नहीं था, रूट गैप बहुत ज़्यादा कम था, इस वजह से आर्क यहाँ तक नहीं आ पाया। तो ये इसको बोलते हैं टू स्मॉल रूट गैप। तो रूट गैप बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो बात वही है, ज़्यादा या कम से बात नहीं बनेगी, हमें वो बिल्कुल सही चीज़ हो चाहिए। छोटी मोटी टॉलरेंस हो सकती है ±0.1 mm की ऐसे करके। ठीक है, फिर ये मिसप्लेस्ड वेल्ड्स है, एक तरफ मैंने ऐसे वेल्ड कर दिया, दूसरी तरफ मेरा वेल्ड थोड़ा सा हट गया। अब यहाँ देखिए, अब ये जो चीज़ है पुअर इनपुट पावर इनपुट टू लो, ये पहले ये वेल्ड ये लगा, दूसरा ये लगा, ये पाएगा कि नहीं भी यहाँ पे जो है जो फ्यूजन थी वो हो ही नहीं पाई। फ्यूजन मीन्स कि वहाँ तक वो हीट पहुँच ही नहीं पाई। तो इसका ये कारण आप देख सकते हैं। इसका कारण है कि जो वेल्डिंग के पैरामीटर मैंने सेलेक्ट किए वो सही नहीं थे। मान लो मैंने 100 एम्पियर पे जब किया, एम्पियरेज अगर बढ़ेगी तो वेल्डिंग करंट मेरा जब बढ़ेगा तो हीट इनपुट बढ़ेगी। अगर हीट इनपुट बढ़ेगी तो मेरा जो जॉइंट की जो पेनिट्रेशन है नीचे तक वो मार करेगी जो हीट है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 100 एम्पियर था, आर्क इतना जो स्ट्रॉन्ग नहीं बना जिसकी वजह से ये जा सके। तो अब यहाँ पे इसका फिर समाधान क्या होगा कि हमें जो हीट इनपुट है उसको प्रॉपरली बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे इसी तरह आर्क हीट इनपुट टू लो, यहाँ पे ये देखिए ये फिलेट वेल्ड है, यहाँ पे हीट नहीं पहुँच पाई। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं जब वेल्ड जो है एक साइड की तरफ फ्यूज़ ना हो पाए। ठीक है जी। अब ये देखिए अगला कारण क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड साइज़, क्या मैं 2 mm यूज़ करूँ, 2.4 करूँ या 3.15 करूँ। अगर यहाँ पे सिलेक्शन मेरी सही नहीं है तो इस तरह के डिफेक्ट के आने की संभावना और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का साइज़ ज़्यादा था, वेल्ड पूल इतना बड़ा था कि उसने आर्क की हीट को रोक ही लिया, यहाँ तक नहीं जाने दिया। ये देखिए, या फिर वो स्मॉल डायमीटर इलेक्ट्रोड था, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर फ्यूजन हो पा रहा है। तो इससे इस स्लाइड से क्या पता चला मेरे को कि जो लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रोड थी उसने मेरा नुकसान किया, उसने डिफेक्ट दिया। लेकिन मैंने फिर क्या एक्शन लिया, मैंने जो सुटेबल साइज इलेक्ट्रोड था वो लिया, ये इंश्योर किया कि मेरा रूट के अंदर फ्यूजन जो है प्रॉपर हो जाए। और एक ये है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। अब ये देखिए आप, वहाँ तो फ्यूजन की बात थी, यानी कि जो मेरी साइड की वॉल्स हैं, जैसे ये जॉइंट है, इनको मैं वॉल्स दीवारें बोलता हूँ, साइड के जो एजेस हैं, किनारे हैं, वहाँ तक हीट नहीं पहुँच पाई। और अब जैसे ये है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ तक हीट अगर नहीं गई तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये पोर्शन हो गया। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट नज़र आ गया हमें। तो ये कुछ एक इसके कारण है, ये रेडियोग्राफी में ऐसा दिखाई देगा आपको। तो ये है एक्सेसिव थिक रूट फेस और इनसफिशिएंट। यानी अब यहाँ पे ये जो मुद्दे हैं, देखिए एक पहला जो है, पहला है वेल्ड डिज़ाइन से रिलेटेड। वेल्ड डिज़ाइन की जब बात हो रही है तो जब मैं एक बट वेल्ड यानी ऐसे करके मैं बना रहा हूँ तो मेरे को देखना होगा कि उसके अंदर कौन सी मैं ज्योमेट्री पैदा करूँ। ऐसे मैं उसको टेढ़ा करके रखूँ
या एक तरफ मैं सीधा रखूँ, एक तरफ 45 डिग्रीज कर दूँ तो भी चल जाता है, सिंगल वी उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी ये डबल वी है, तो यानी जॉइंट डिज़ाइन प्रायर टू वेल्डिंग, वेल्डिंग करने से पहले मेरे को जॉइंट के डिज़ाइन के बारे में सही जानकारी होना ज़रूरी है। अब दूसरा, इनसफिशिएंट हीट इनपुट। अब पहला था जॉइंट डिज़ाइन से रिलेटेड, और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है रिलेटेड टू वेल्डिंग पैरामीटर्स। पैरामीटर सही अगर सेलेक्ट मैं करता तो हीट इनपुट मेरी प्रॉपर होती, और यहाँ पे हीट इनपुट कम पड़ रही है, करंट बढ़ा लेता, स्पीड को स्लो कर लेता, तो यहाँ तक हीट अगर जाती पूरी तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन डिफेक्ट मेरा वहाँ पे नहीं आता। अब यहाँ पे रॉन्ग इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन, इसका ना डिज़ाइन से लेना देना है, ना इसका पैरामीटर से लेना देना है, इसका लेना देना है प्रोसीजर को लेके, सही तरीका कौन सा था वेल्ड करने का। कि अगर मैंने ऐसे ज़्यादा वीविंग ज़्यादा कर दी, नीचे तक हीट मेरी जा ही नहीं पाई, तो वहाँ पे वीव जो था मेरे को ऐसे कम करना चाहिए था। और ये चलो ये मिसअलाइनमेंट से रिलेटेड है कि दूसरा वेल्ड जो, अब इसका यहाँ पे जो रेमेडीज़ हैं, यानी इसका जो समाधान है कैसे है, हमें जॉइंट ज्योमेट्री को अच्छी तरह से समझना होगा। इतने एमएम थिक है, इस तरह का जॉइंट डिज़ाइन यहाँ पे बनना चाहिए था। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, सुबह भी बात हुई थी, दिमाग में बोझ नहीं डालना कितना करंट रखूँ, उसको लिख के रख लो आप। हालांकि ऑफिशियल WPS नहीं है वो, ऑफिशियल जो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है वो कई तरह की टेस्टिंग के बाद अप्रूव होता है, ठीक है, उसमें सिग्नेचर होते हैं बाकायदा अप्रूवल के, फिर आप उसको टांग सकते हो कि हाँ भी इसको फॉलो करो। लेकिन यहाँ हमें केवल अपने ही जानकारी के लिए लिख के रखना है कि मैंने जब ये करंट, ये वोल्टेज, ये स्पीड, ये इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन, इलेक्ट्रोड टू वर्क एंगल, जब इससे काम किया तो मेरे जॉइंट्स अच्छे आ रहे थे, ठीक है। जब सामने लिखा होगा कि हाँ मेरे को एक्सेप्टेबल या सही जो क्वालिटी है वेल्ड्स में मिल पाई, जिसके अंदर डिफेक्ट नहीं आए। उसके बाद ठीक है, तो इसको बोलते हैं WPS पैरामीटर्स। इलेक्ट्रोड टू वर्क पोजीशन हमें देखनी होगी। फिर छोटी इलेक्ट्रोड जब यूज़ करते हो आप तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर इसी डिफेक्ट को अलग अलग प्रोसेसेस के हिसाब से दिखाया गया है। जैसे पहले में देखिए, ये टिक वेल्डिंग है, ठीक है, टंगस्टन नट गैस वेल्डिंग। ये है कि ज़्यादा बड़ा रूट फेस नहीं यूज़ करना है, ठीक है, और साथ ही साथ जो वेल्डिंग करंट को इतना ज़्यादा रखना है कि पूरी का पूरा जो पेनिट्रेशन है जॉइंट के अंदर हो जाए। अभी जो स्टिक वेल्डिंग की सुबह बात हो रही थी, हमें जो करंट लेवल है, पहली बात उसको सही सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले भी ये ज़रूरी बात है कि कौन सी इलेक्ट्रोड, किस साइज़ की इलेक्ट्रोड। 2 mm के लिए करंट की ज़रूरत कम पड़ेगी, 3-15 की इलेक्ट्रोड के लिए करंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये नहीं कि मैं करंट मेरे को कम करना है, मैं 3-15 पे ही मैं 75 एम्पियर यूज़ करता रहूँ ही नहीं। एक सुबह मैंने एक टेबल दिखाया था जिसके अंदर इलेक्ट्रोड साइज़ के हिसाब से वहाँ पे उसकी एम्पियरेज रेंज थी। तो ये भी आपको बोझ नहीं डालना, ये सारा कुछ आपके वो डिब्बे के ऊपर लिखा होगा। मैन्युफैक्चरर जो रिकमेंडेशन देता है कि हाँ इस साइज़ की इलेक्ट्रोड, इस टाइप की इलेक्ट्रोड के लिए जो रिकमेंडेड रेंज ऑफ करंट है, मान लीजिए 100 से लेके 130 एम्पियर है, ऐसी लिखी रहती है वहाँ पे चीज़ें। तो इसी तरह मिग वेल्डिंग के हिसाब से करंट और वोल्टेज का है हिसाब सारा सेट करना है, ठीक है। और फिर जॉइंट गैप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो भी साइज़ सही चाहिए हमें। करंट तक देखिए, अब एक छोटा सा इसमें एक कन्फ्यूजन हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आपको करंट सही यूज़ करना है, स्मॉल करंट यूज़ करेंगे तो पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा करंट यूज़ कर लिया उससे भी दिक्कतें आएंगी। कैसे आएंगी, देखिए कि वहाँ पे जो है पहले से ही वो ठोस बन जाएगा, बड़ा सा एक पूल बन के, और नीचे फिर पेनिट्रेशन आपकी हो नहीं पाएगी। अच्छा, ये यहाँ चलो ये भी ज़रूरत नहीं ज़्यादा रखने की। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इस हिसाब से वो कहते हैं कि हाँ भाई क्या ये जो डिफेक्ट है एक्सेप्टेबल है, क्या ये मंजूर है, अगर है तो किस लेवल का डिफेक्ट है, वो छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ गुंजाइश है। जैसे यहाँ लिखा है प्रेशर वेसल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे इसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर ये डिफेक्ट है तो वो रिजेक्ट होएगा आपका जो जॉब है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये जो लैक ऑफ पेनिट्रेशन डिफेक्ट है, जनरली क्या होता है कि जब इसको देखती हो आप इसको नंगी आँखों से नहीं देख पाते क्योंकि ये बिल्कुल नीचे जा चुका है। तो उसके लिए हम विजुअल इंस्पेक्शन के अलावा हमारे पास जो अगला चारा है वो ये है कि हम मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन या रेडियोग्राफी या अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन के साथ इसको लें, ठीक है। अब
ये है कि अगर मान लो जब मैंने उल्टा करके देखा कि वहाँ पे डिफेक्ट नज़र आ गया मेरे को, फिर इसका जो प्रोसीजर है वो उसको बोलते हैं बैक गाउजिंग। मैंने क्या किया, एक ग्राइंडर को ले लिया, एक ग्राइंडर लेकर के, ठीक है, उसको ऐसे मैंने फिर मूव किया, फिर उसको दोबारा वेल्ड बीट उसके ऊपर लेके उसको फिलअप कर दिया ताकि कोई डिफेक्ट ना आए। अब ये लैक ऑफ फ्यूजन है। देखिए अभी साइड वॉल्स की बात हो रही थी, साइड के जो किनारे यहाँ पे सही तरीके से जो वेल्डिंग की हीट इनपुट वो नहीं जा पाई, संपर्क नहीं बन पाया। ये साइड वॉल के फेस का और आर्क यानी बीच में कोई इंटरप्शन थी, कोई बाधा बनी। तो ये है, देखिए अब देखिए ये प्लेट एक है, दूसरी प्लेट है, इसके अंदर में एक वी ग्रूव का हमने डिज़ाइन दिया, यहाँ पे आर्क आया, इसने जब वेल्ड किया तो ये साइड वॉल्स जो थी वहाँ पे हीट इनपुट सही तरीके से नहीं जा पाई। उसके देखें कुछ कारणों को जाने। पहला है हीट इनपुट प्रॉपर नहीं थी हमारी, अगर होती तो दोनों साइड वॉल्स के ऊपर बराबर हीट पकड़ लेता वो जो एज था और वो वेल्ड हो जाता। और इलेक्ट्रोड साइज़ भी सही ना था इसके अंदर, वीविंग अच्छी नहीं थी, ठीक है, इलेक्ट्रोड की पोजीशन भी सही नहीं थी, जॉइंट डिज़ाइन अच्छा नहीं था, ठीक है, करंट की वैल्यू कम है, ट्रैवल स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हीट इनपुट हमारी कम हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पे सुबह एक बात हुई थी कि प्री क्लीनिंग इज़ ए नेसेसिटी, यानी जो आपका जो वर्क पीस का एज है जितना मर्ज़ी ठीक हो, जब आप वेल्ड करने लगे हो तो उसको एक बार पहले से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो मट्टी, गर्दा, धूल सारी ये ग्रीस के कुछ रहते हैं, कुछ ऑक्साइड्स रहते हैं, कुछ रस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, वहाँ पे रास्ते में एक बैरियर बना देंगी, ठीक है, यानी एक रुकावट पैदा करेंगी। तो जो हीट आना चाहती है यहाँ साइड वॉल के ऊपर, जब ऐसी रुकावट पैदा होगी तो मेरी जो साइड वॉल है उसके ऊपर हीट जो पूरी की पूरी नहीं पहुँच पाएगी। तो प्री क्लीन करने का ये फ़ायदा रहता है कि इस तरह का डिफेक्ट फिर नहीं आता, ठीक है। तो कई बार ये वेल्ड बेटर रनिंग हेड ऑफ द आर्क, ये है कि आपका कितनी तेज़ी से कर रहे हैं आप, ठीक है, आर्क से पहले वेल्ड आर्क आपका, यह है इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग के हिसाब से। अगर ऐसे आप उसको ज़्यादा कर रहे हैं तो मेरा वेल्ड पूल आगे, आर्क पीछे रह गया। जब वेल्ड पूल मेरा आगे है तो उसने किसको ढक लेना है, अगले सरफेस को। वेल्ड पूल आगे चल रहा है मेरा, ठीक है, और आर्क मेरा पीछे है, तो सामने वाला जो सरफेस होगा आने वाला उसके ऊपर ऑलरेडी वेल्ड पूल मेरा जा चुका है, तो आर्क की हीट वहाँ तक वो पहुँचने नहीं देगा। अब ये देखिए सारे ये डिफेक्ट्स, ये लैक ऑफ फ्यूजन है सारे, ये देखिए यहाँ पे लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, ये देखिए यहाँ फ्यूजन हो ही नहीं पाया। जब इसको टेस्ट करेंगे मशीन के ऊपर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, और ये सारा, ठीक है। तो ये सारे इसकी रेमेडीज़ हैं कि क्या करें। अब ये चीज़ें हैं कुछ, अब मैंने एक बोली थी टर्म की मैग्नेटिक आर्क ब्लो, ज़्यादा ब्रीकी में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब क्योंकि एक साइंटिफिक ये प्रिंसिपल है कि किसी जब आप यूज़ करते हो जो अपनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो करंट कैरी करती है, जब करंट कैरी करेगी तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, यानी एक चुंबकीय एक वहाँ पे चीज़ रहेगी, और जब वो इसके संपर्क में आएगी तो आर्क आपका, ठीक है, वो हिलेगा। अगर मान लिए यहाँ भी मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक मेरी आर्क के साथ है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, संपर्क में आएंगे, या वो एक दूसरे को दूर कर देंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे, तो उस वजह से मेरी जो हीट जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको डीमैग्नेटाइज किया जा रहा है कि यानी जब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रहेंगी तो मेरा आर्क सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये है मैग्नेटिक आर्क ब्लो, ठीक है। मैग्नेटिक आर्क ब्लो से क्या है कि आर्क मेरा जो सीधा जाना चाहिए थे वो अगर रिपेल हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, तो दोनों में से जो एक वॉल है मेरी उसके ऊपर हीट सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये देखिए अब यहाँ पे जैसे इसके डीसी के केस में हो रहा है, ठीक है, ये देखिए आर्क इधर डिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पे लैक ऑफ पेनिट्रेशन की दिक्कत आएगी हमें। चलो ये एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड है, आप ये देखिए स्टील, एल्युमिनियम, प्रेशर वेसल्स में परमिशन नहीं है इसकी, स्टोरेज टैंक में नहीं अलाउड है, पाइप वर्क में हल्का सा गुंजाइश है इसको कि अलाउ किया जा सकता है, लाइन पाइप में ऐसा है। एक ये है देखिए एक्सेसिव पेनिट्रेशन। कई बार हम देखते हैं कि जो वेल्ड बीड है हमारी वो जैसे ऊँट की पीठ की तरह ऐसे
हम्प बनती है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव पेनिट्रेशन। इसके जस्ट पहले बात हो रही थी लैक ऑफ पेनिट्रेशन, यानी पेनिट्रेशन हो ही नहीं पा रहा पूरा। अब यहाँ पे उसके उल्ट क्या हो रहा है कि पेनिट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये चीज़ देखने में नज़र आएगी। ये देखिए जब इसका क्रॉस सेक्शन करूँगा, देखिए ये ज़्यादा क्राउन हाइट जिसको बोलते हैं, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। और हम कहते हैं ना ज़्यादा माल चाट दो उसके ऊपर, भाई बढ़िया जॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक मिथ है, वो भी एक हमारा वहम है कि यार ज़्यादा चढ़ोगे माल तो बढ़िया बनेगा जॉइंट, ठीक है, जितना उससे ज़रूरत है उतना ही पकड़ेगा। ये जो ऊपर या नीचे हैं ये उसकी स्ट्रेंथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे नहीं किसी भी केस में। जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले जो वेल्ड है हमारा वो यही पोर्शन है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि रूट ओपनिंग करके मेरी ज़्यादा थी तो उसके अंदर से मेरा जो मोल्टन मेटल है फ्लो कर जाएगा बाहर की तरफ और ये डिफेक्ट आ जाएगा। करंट अगर ज़्यादा है, स्पीड अगर बहुत स्लो है मेरी और रूट फेस सही नहीं है, तो सारे कारण बनते हैं इसका एक्सेसिव पेनिट्रेशन का। और ये इसकी रेमेडीज़ हैं, रूट गैप को कम कर दो, करंट को थोड़ा कम कर दो, रूट फेस को थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, और वेल्डर अपने को ट्रेन कर दो कि सारी चीज़ों को जान के इसको आगे लागू कर सके। अब ये देखिए ये ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, इस तरफ या इस तरफ हो रही है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए और ये देखिए। अब अगर मैं इसी को विजुअली एग्जामिन करूँ तो ये जो मेरी वेल्ड बीड है ये ज्योमेट्रिकली कंसिस्टेंट बीड नहीं है। ज्योमेट्रिकली कंसिस्टेंट मीन्स अब यहाँ पे मैंने मान लो इसकी बीड विड्थ को मापा, इसकी चौड़ाई देखिए, देखिए यहाँ पे चौड़ाई मान लीजिए इसकी है 8 mm। अगर इससे आगे जाऊँगा तो ये देखिए ये मेरी हो सकता है 10 mm हो जाए, फिर मेरी 8 आ गई, फिर 9 आ गई। जब इसको मैं विजुअली एग्जामिन करूँगा तो इट मीन्स मेरी जो ट्रैवल स्पीड थी वो सही नहीं थी। यहाँ पे ट्रैवल स्पीड थोड़ी देर की स्लो हो गई, स्लो होने से मेटल मेरा ज़्यादा बिछ गया दोनों तरफ, ये देखिए यहाँ पे फिर तेज़ हो गई, फिर स्लो हो गई, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ये भी दिक्कत देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये कुछ एक कारण है, जैसे करंट हाई हो गया, ऑक्साइड्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, ट्रैवल स्पीड ज़्यादा स्लो हो गई हमारी, जॉइंट की ज्योमेट्री सही नहीं है, इलेक्ट्रोड का एंगल सही नहीं है। और उसकी जो रेमेडीज़ हैं फिर वही हैं, अपने पैरामीटर्स को सही कीजिए और उनको उसी तरीके से फिर फॉलो कीजिए, ठीक है, वेल्डर को ट्रेन कीजिए, ठीक है। अब यह कुछ आर्क स्ट्राइक्स, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे जानबूझ के नहीं, हाथ सीधे तो लग जाता हमारा, तो जो टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड है वो वर्क पीस के साथ उसके सरफेस के ऊपर टच कर जाता है। ये एक्सीडेंटल हैपनिंग्स हैं, मतलब अचानक से हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्क स्ट्राइक्स। अब वहाँ पे तो क्या हो रहा है कि शॉर्ट सर्किटिंग जो हो रही है, तो वहाँ पे एक जो हालांकि वेल्डिंग नहीं है लेकिन वहाँ पे एक छोटे छोटे ये स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे जिसको बोलते हैं ये वाले। और ये स्पॉट्स कई बार क्या होता है कि काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। जब हार्ड हो के तो वहाँ पे क्रैकिंग की जो टेंडेंसी है, क्रैकिंग की संभावनाएं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो वेल्डर को ट्रेन कीजिए, क्रॉक्सेस को प्रॉपर रखिए, ठीक है, ये कुछ है। और एक ये इसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड। जब एक हॉरिजॉन्टल प्लेट को वर्टिकल प्लेट के साथ वेल्ड करना हो तो ये जॉइंट लगने हो, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ये कॉन्केविटी है सारी, इसको बोलते हैं, ये देखिए। और ये कन्वेक्सिटी है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये देखिए रूट कॉन्केविटी। अब ये देखिए जिसको सक बैक बोलते हैं, कई बार ये भी डिफेक्ट आ जाता है, वही कारण है, करंट, रूट गैप, बैक पर्जिंग। ये नीचे से हमें गैस देनी होती है शील्डिंग के लिए, ठीक है, वही है। करंट को सही कीजिए, रूट फेस को सही कीजिए और अपने वेल्डर को ट्रेन करके उसको क्वालिफाई करवा के इस जॉब पे लगाइए। अब ये जो हम सुबह बात कर रहे थे छींटा, स्पैटर, ठीक है। अब स्पैटर देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्चुअल वेल्ड बीट तो यही है लेकिन ये कितना सारा स्पैटर है यहाँ पे, यहाँ भी देखिए आप, छींटा कितना ज़्यादा है, बीट्स भी प्रॉपरली नहीं आ पा रही है, तो उसके कारण जानिए क्या है, ठीक है। और ये वो मोल्टन मेटल पार्टिकल्स हैं जो मतलब इलेक्ट्रोड जब आपकी पिघली, ठीक है, मेल्ट हुई, बने तो सही लेकिन वो वेल्ड पूल का हिस्सा कभी भी नहीं बन पाए, तो वहाँ से क्या होगा, आर के बीच में से निकल के सरफेस के ऊपर वो बिछना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो एक डिफेक्ट है। जब मैं इसको पेंट करने की कोशिश करूँगा, देखिए, तो मेरी चीज़ को खरीदेगा नहीं कि नहीं यार उसका माल सही नहीं है, तो सरफेस की फिनिश ही अच्छी नहीं आती। अब इसके और पेंट में कैसे करूँगा, देखिए, ठीक है ना, या फिर वर्कर को लगा के इसकी फिर मैं ग्राइंडिंग करूँगा, वो भी रीवर्क होगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो उसके कारणों को जाने क्या है। जब आर्क और वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हो आप तो स्पैटर की प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात है आर्क लंबा है, ठीक है। तीसरा है
बेस मेटल सरफेस की अगर क्लीनिंग नहीं की आपने, वहाँ पे जंग लगा हुआ है, तो ये दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड्स और ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। अभी सुबह बात हुई थी कि वेल्ड पूल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संपर्क में नहीं आने देना, इन जनरल एयर के संपर्क में भी नहीं आने देना। डैम्प इलेक्ट्रोड अब यहाँ दिक्कतें आनी शुरू हो गई। सुबह एक मैंने बात की थी कि यहाँ से बैठे बैठे मेरा वेल्डर क्या कर रहा है, मेरे को एक एलईडी की तरह लाइट जगनी शुरू हो जाएगी मेरी दीवार पे, तो पता चलेगा कि मेटल ट्रांसफ़र बड़ा स्मूथली, बड़े आराम से हो रहा है। अगर वहाँ पे डैम्पनेस है, कहीं नमी है, कहीं उसके रास्ते में आ रही, तो होगा क्या, स्पैटर आना शुरू हो जाएगा। तो आर की आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेटल ट्रांसफ़र वो है, वो स्मूथली नहीं हो रहा। और ये है इसकी रेमेडीज़, ठीक है। वेल्डिंग पैरामीटर्स सही प्रॉपर कीजिए, फॉलो, जॉइंट को क्लीन कीजिए, और एक एंटी स्पैटर कंपाउंड आते हैं वो आप छिड़का सकते हो, जिसके स्पैटर की ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए पुअर वेल्ड फिनिश, तो ये काफ़ी चुनौती भरा काम है कि मेरा जो बेस्ट शॉट है किस वेल्ड पे आ पाया। आज मैंने मान लो 50 वेल्ड लगाए टोटल, यार वो तीसरा वेल्ड सही था, बाकी को अच्छी तरह वेल्डिंग हो नहीं पाई। क्या ऐसा कारण है? वेल्डिंग पावर सोर्स भी सही है, बाकी सारा पैराफर्नेलिया सही है, पैरामीटर्स भी सही हैं, वेल्डर भी आप ही हो, तो कहाँ कमी रह गई कि आपके पास ये बराबर सारा कुछ नहीं आ पाया। तो वो आपको पता चलता है जब आप उसकी सरफेस फिनिश को देखते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो सरफेस फिनिश है वो पुअर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वो रिपल्स है नहीं, यहाँ पे है, इसको रिपल्स बोलते हैं हम लोग। कुछ ऐसी निशानी रहती है ऐसे ना, जैसे वो लिप्स होता है, तो वो भी बराबरली इवनली स्पेस्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो यही है कि वेल्डर का स्किल अच्छा नहीं है, ठीक है। और कोई भी वेल्ड जो है, वेल्ड बीट आपको बुरी दिखाई देगी अगर वहाँ पे सरफेस रिपल्स इस तरह की ये फॉर्मेशन है, ठीक है। स्पैटर ज़्यादा है वहाँ पे, क्रेटर्स हैं वहाँ पे, खड्डे ज़्यादा हैं। इसके अलावा आर्क स्ट्राइक्स की निशानियाँ दिख रही हैं कि आर्क मेरा जैसे है, सरफेस पोर्स हैं, बारीक बारीक जो सुराख हैं वेल्ड बीट्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं नेकेड आई के साथ, नंगी आँखों के साथ। और अनइवन वीविंग, और वीविंग यानी मेरी प्रॉपर नहीं हो पाई। तो उसके ये कारण है कि वेल्डर मेरा ट्रेंड नहीं है, आर्क लेंथ ऊपर नीचे जा रही है मेरी, इलेक्ट्रोड की मैनिपुलेशन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से, इलेक्ट्रोड की कोटिंग डैमेज है, ठीक है। आर्क ब्लो की दिक्कत है, जॉब एक्सेसिबल नहीं है, कुछ ऐसी जगह पे जॉब कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉपरली मैं मैनिपुलेट कर ही नहीं पा रहा हूँ अपने आर्क को, ठीक है। केबल कनेक्शन फॉल्टी हो सकते हैं, और पोलैरिटी की रॉन्ग सिलेक्शन भी हो सकती है। यहाँ पे डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन मीन्स ऐसा डिफेक्ट जो वेल्ड मेटल के अंदर बना रहेगा, ठीक है। ये फॉरेन मटेरियल्स हैं, जैसे अभी बात करते हैं आगे चल के। तो ये क्या होता है कि जैसे स्लैग हो गया, सुबह बात की थी, स्लैग क्या चीज़ है, जब हमारी फ्लक्स कोटिंग बर्न हो जाती है, जल जाती है, उसके बाद वो स्लैग का रूप लेकर के बीड के ऊपर ऐसे बिछ जाती है। अगर उसको प्रॉपरली आपने रिमूव नहीं किया तो अगली बीड जब लगाओगे तो स्लैग इंक्लूजन नाम का डिफेक्ट उसके अंदर आ जाएगा। तो टिक वेल्डिंग में क्या होता है कि जो आपके ये सॉलिड इंक्लूजन आ जाते हैं, टंगस्टन का जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है वो उसका जैसे टूट के वेल्ड मेटल के अंदर चला जाता है, और उसके अलावा फ्लक्स और ऑक्साइड उसके अंदर हो सकती हैं। अब ये देखिए टंगस्टन इंक्लूजन, क्योंकि टंगस्टन एक मेटालिक एलिमेंट है, जब मैंने इसको रेडियोग्राफ लिया तो मेरे को ये देखिए ब्राइट स्पॉट्स जो हैं वेल्ड बीड के अंदर नज़र आना शुरू हो गए। तो उसमें क्या कि देखिए जब आप इलेक्ट्रोड को टच करते हो इग्निशन के दौरान, तो टिप जो इलेक्ट्रोड का है वो टूट जाता है। मोल्टन पूल में चला गया तो दिक्कत है, करंट हाई है तो भी दिक्कत है, और वेल्डर का स्किल अगर अच्छा नहीं है तो टंगस्टन इंक्लूजन की भी। अब टंगस्टन इंक्लूजन एक ऐसा डिफेक्ट है जिसको कभी भी कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उसका कारण है जब इसको मैं टेस्ट करूँगा तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी सारी जा चुकी होंगी, खासकर इसकी इम्पैक्ट टफनेस। तो ये चीज़ें हैं। हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट यूज़ कीजिए, WPS के जो पैरामीटर पास हो चुके हैं उनको यूज़ कीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें, वेल्डर को अच्छी तरह से ट्रेन कीजिए। स्लैग इंक्लूजन, अभी जो बात हुई थी कि स्लैग उसके अंदर पड़ी रहेगी, इंटरपास क्लीनिंग हमने नहीं की, स्लैग उसके भीतर रहेगी। अब स्लैग क्या है, मेल्ट होकर के ये जॉइंट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन मेटालिक चीज़ है। अगर ये कोई मेटल का कोई छोटा सा पार्टिकल होता तो शायद मेल्ट होके फ्यूज़ हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, देखिए क्लीनिंग प्रॉपर नहीं थी, जॉइंट डिज़ाइन अच्छा नहीं था, ठीक है। जो स्लैग थी वेल्डिंग आर के आगे वो चल रही थी, वीविंग ज़्यादा हो गई, ठीक है। बीड्स हमारी अच्छी नहीं बन पाई,
हाई विस्कोसिटी वेल्ड मेटल मीन्स कि वेल्ड मेटल की प्रॉपर्टी ऐसी है वो जितनी जल्दी वो पिघलता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सॉलिडिफिकेशन, रैपिड कूलिंग रेट अगर मेरा हाई है, जल्दी से मेरा कूलिंग हो रहा है तो भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अंडरकट है पिछले पासेस के ऊपर, साइज़ जो इलेक्ट्रोड का है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और वेल्डिंग हीट मेरी सही नहीं है। तो ये स्लैग, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे रेडियोग्राफ मेरे को दिख रहा है, टंगस्टन इंक्लूजन क्या है, वो मेटल है। रेडियोग्राफी जब करूँगा तो मेरे को ब्राइट स्पॉट्स नज़र आएंगे। रेडियोग्राफ देखूंगा तो मेरे को ऐसा नज़र आएगा, ये देखिए, ठीक है। लेकिन जो स्लैग है वो नॉन मेटालिक है, मेटल नहीं है। उसके अंदर जब उसकी रेडियोग्राफी होगी तो ये देखिए, इसकी चमक खत्म होगी, रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा नज़र आएंगी स्लैग जो है, ठीक है। तो ये सारी अंदर इसके स्लैग्स हैं, ये देखिए आप। तो वही प्रैक्टिस वही बेस्ट है कि यहाँ भी इंटरपास क्लीनिंग करते रहिए, जो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है उनको प्रॉपरली फॉलो करते रहिए। इसके भी कुछ, जैसे मैंने पहले बोला था टंगस्टन इंक्लूजन्स, स्लैग इंक्लूजन्स, उसी तरह से ऑक्साइड इंक्लूजन्स। और सुबह बार बार मैंने ये वर्ड यूज़ किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मेन विलेन है इसके अंदर। अब देखिए ऑक्सीजन का रोल क्या है। जैसे वो ऑक्सीजन बनी, देखिए वो इसके अंदर ये ऑक्साइड इंक्लूजन्स आ गए। कि इंक्लूजन्स की एक खासियत है, जैसे इंक्लूजन्स वेल्ड मेटल के अंदर आए वहाँ पे जो मेटेलिक कॉन्टीन्यूटी है, जो एक सारता चाहिए मेटेलिक की, वो नहीं अचीव होगी। तो वहीं पे जो हमारा क्रैक है शुरू होके वहीं पे जो फेलियर हो जाएगा। तो इंटरपास क्लीनिंग हमारी सही नहीं थी, ये है इसके। तो ये देखिए पोरोसिटी, ये हमारी एयर आ रही है, यहाँ पे पोर्स हमारे बनते जा रहे हैं, ठीक है। सो पोरोसिटी आपने कई बार सुनी होगी ये टर्म। सरफेस के ऊपर भी बारीक बारीक वो छिद्र से रहते हैं और उसके नीचे भी बारीक बारीक पोर्स रहते हैं, इसलिए इसका नाम है पोरोसिटी। तो अब ये देखेंगे, अब ये देखिए, ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, जब इसका रेडियोग्राफ किया गया तो यहाँ पे ये पोरोसिटी और सरफेस पोर्स पाए गए, ठीक है। ये सरफेस ब्रेकिंग पोर्स है, ये देखिए, यानी उसके अंदर कोई गैस ऐसी बन गई, जब गैस बाहर निकल रही थी तो चलते चलते उसने यहाँ पे एक रास्ता छोड़ दिया जो सरफेस के ऊपर आके पोरोसिटी का कारण बना, ठीक है। तो इस तरह के जो पोर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें बचा के रखना होगा। किसी भी एयर लीक अगर वेल्ड पूल के संपर्क में आता है, हमें शील्डिंग को प्रॉपर करना होगा। हाइड्रोजन के केस पे क्या है, हमें बेकिंग करनी होगी ताकि मॉइस्चर बाहर चली जाए, ठीक है। और वर्क पीस क्लीनिंग वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है हर जगह, ठीक है। जो प्री क्लीनिंग है वर्क पीस सर्फेसेस की, वो इम्पॉर्टेंट है। और सरफेस कोटिंग्स को देखना होगा, ठीक है। अगर है कोटिंग तो उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। तो इस तरह से ये पोरोसिटीज़ नज़र आ रही हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये है प्रोसेस के हिसाब से। टिग, मिग और फ्लक्स कोड के में ये डिफेक्ट्स आते हैं, सब में डार्क में ये प्रोसेस है। ये आपकी स्टिक वेल्डिंग में ऐसे डिफेक्ट आते हैं, इलेक्ट्रो टिप डैमेज हो गई, इलेक्ट्रोड आपकी बेक्ड नहीं है, करंट ज़्यादा यूज़ कर लिया आपने तो रीस्टार्ट नहीं अच्छा हुआ। ये देखिए रीस्टार्ट पोरोसिटी शुरू में जब आप वेल्ड करते हो तो वहाँ पे पोरोसिटी आ जाती है। ये सरफेस पोरोसिटी है, ये देखिए, और ये देखिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं, हमें परेशान करती हैं कि हाँ भाई पोरोसिटी आ रही है इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो वो चीज़ें जैसे सरफेस की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वहाँ पे ग्रीस है, मॉइस्चर है, ठीक है, उस वजह से यहाँ पे सरफेस पोरोसिटी आ जाएगी। तो रेमेडी वही है, समाधान वही है, क्लीन कर लीजिए आप जॉइंट को पहले से, इलेक्ट्रोड को प्रॉपरली बेक कर लीजिए और जो वेल्डिंग पैरामीटर्स दिए गए हैं इनको प्रॉपरली आप फॉलो कीजिए। यह है क्रेटर डिफेक्ट, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। जब कोई वेल्ड जब कंप्लीट होता है, जहाँ पे आप बीड लेके जाते हो, जब अपनी आर को बंद करते हो, हटाते हो, तो वहाँ पे एक छोटा सा खड्डा बन जाता है बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर। उसका कारण ये है कि वहाँ पे एकदम जो आपने अपना आर को बंद कर दिया तो जो मोल्टन यानी पिघला हुआ जो स्टील था, जब वो ठोस में बदला तो वो श्रिंक हो गया। तो इसका ये होना चाहिए, जब आप वेल्डिंग ख़त्म करते हो यहाँ पे 1 या 2 सेकंड के लिए आर को वहीं रुकने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आर्क रुका रहेगा तो मेरा जो मोल्टन फ्लो है मेटल का वो बराबर बना रहेगा। तो जैसे ही वहाँ पे मैंने अपनी वेल्डिंग ख़त्म की,
एकदम तुरंत झटके से नहीं पीछे खींचना उसको, 2 या 3 सेकंड ऐसे रोकिए उसको, ताकि 3-4 जो ड्रॉपलेट्स है बन के वेल्ड पूल में चले जाएं और ये खड्डा अच्छे तरीके से भर जाए। ये देखिए अगर यहाँ रुकता मैं 2-3 सेकंड तो ये खड्डा भर जाता, तो ऐसा करके जो क्रिएटर डिफेक्ट है वो ना आता। अब ऐसे डिफेक्ट की दिखते क्या है, ये देखिए क्रिएटर डिफेक्ट मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रेस कॉन्संट्रेशन पॉइंट बन जाता है, जैसे इसकी लोडिंग होगी यहाँ से वो टूट जाएगा। अब ये भी डिफेक्ट्स हैं, वॉर्म होल्स, ये कीड़े की तरह ऐसे लंबे लंबे होल्स हैं, ठीक है। ये भी वही है कि गैस उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक सेकंड ज़रा, ये कुछ आप विजुअल देख सकती हो, यहाँ पे क्रैकिंग हो गई, ये देखिए ये क्रैकिंग है, ठीक है। ये देखिए हर तरह के मटीरियल के हिसाब से। अभी जो सुबह बात हुई थी, ये देखिए हाइड्रोजन क्रैकिंग की, ठीक है। सबसे ख़तरनाक क्रैक जो कोल्ड स्टेट में ही रूम टेम्परेचर के ऊपर ही क्रैक हो जाता है। वेल्डिंग होने के 72 घंटे बाद भी ऐसे क्रैक हो सकता है अगर वहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। ये क्रैक ऐसे देखा गया है मेटलोग्राफी में, ठीक है जी। हाँ, ये चीज़ें को अभी मैं स्किप करूँगा। अभी एक लास्ट एक इम्पॉर्टेंट मेरा जो एक पॉइंट, चलो इसको अभी यहाँ पे रोक के ना एक लास्ट में एक कवर करूँगा, एक 10-15 मिनट और लूँगा आपके। वो है जो गैल्वेनाइज्ड स्टील है, उसकी वेल्डिंग में हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होगी, ऐसे कौन से हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसको हमें ध्यान से देखना होगा, ठीक है। आज मैंने सुबह ये बात की थी कि गैल्वेनाइज्ड स्टील क्या चीज़ है। हाँ, गैल्वेनाइज्ड स्टील क्या चीज़ है। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल स्टील के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसको रस्ट होने से नहीं बचा पाते, ठीक है। तो इसलिए मटेरियल्स में ये किया गया कि उसके अंदर आप ना एक जिंक की कोटिंग प्रोवाइड कर दो। तो ऐसे स्टील जिसके अंदर जिंक की कोटिंग प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील। अब हर बंदा चाहेगा, हर कस्टमर भी चाहेगा कि मेरा जो है स्टील है उसको उसकी रस्टिंग ना हो। रस्टिंग होने का मतलब रस्टेड पार्ट को रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको रिप्लेस ही किया जाएगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब हमने जिंक के साथ कोटिंग कर दी और वेल्डर की तरफ फेंक दिया, अब इसको वेल्ड कर, ठीक है। तो वहाँ पे जो मुश्किलें आती हैं, अब उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है बस एक 10 मिनट की। तो अभी आप देखेंगे आप इसमें क्या है कि जो लोग गैल्वेनाइज्ड स्टील को वेल्ड करते हैं ना, गैल्वेनाइज्ड स्टील का बड़ा एक बैड रेपुटेशन है, ठीक है। लोग कहते हैं इसमें ना धुआं बड़ा अजीब सा आता है, स्मोक काला काला सा निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जब मैं नॉर्मल वेल्डिंग करता हूँ वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है। यानी कि जब स्टील के अंदर हमने बेस मटेरियल के अंदर जिंक ऐड हो गई तो हमारी मुश्किलें बढ़ गई उससे, ठीक है। जो वेल्डिंग का जो धुआं था उसके अंदर अब जिंक ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब हम गिव अप नहीं कर सकते भी यार जिंक निकालो, हमारे लिए वेल्डिंग की मुश्किल हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी जो प्रोसीजर बाकायदा बनाए गए हैं। अब इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने देखा कि अगर वेल्डर के पास प्रॉपर ज्ञान है उस चीज़ को देखने के लिए और उसके पास वो हुनर है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आगे लाइन ये कहती है कि जो वेल्डिंग वाले बंदे कभी भी ट्रबल में, कभी मुश्किल में नहीं आएंगे, ठीक है। यानी अगर समस्या है तो साथ ही साथ उसका समाधान भी है। देखें कैसे है, ठीक है। अब इसलिए हमें इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। गैल्वेनाइज्ड स्टील मैंने बता दिया, ठीक है। जो रेगुलर स्टील की शीट्स को जब मैंने जिंक के अंदर डिप कर दिया, जिंक की कोटिंग चढ़ गई तो रस्ट प्रूफ हो गया, उसके ऊपर जंगाल अब नहीं लगेगा। आपने देखा होगा ये शेड्स वगैरह बनते हैं जिसके इंडस्ट्रियल शेड्स भी होते हैं उनके, ठीक है ना। तो वहाँ पे रस्टिंग की दिक्कत नहीं आती, लाइट वेट होते हैं, ठीक है। और ये कुछ ये देखिए जिंक की जब कोटिंग दी जाती है तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये देखिए मॉडर्न स्टील फ्रेम बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है। विंड और सोलर इंडस्ट्री आ गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ आ गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ गई और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पे ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे अब इसको कैसे करें, ठीक है। पहले तो जो है यहाँ पे हमने वेल्डिंग करनी है, वहाँ पे जो गैल्वेनाइजेशन हो चुके हैं हम उसको दूर करें, उसको एक नॉर्मल स्टील में लेके आएँ, फिर उसकी वेल्डिंग करें। यानी मैंने एक ग्राइंडिंग व्हील उठाया, जिन एजेस को मैंने वेल्ड करना है उसको ग्राइंड करना शुरू किया ताकि सारी की सारी जो सतह है
जिंक की उतर जाए, फिर मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। अब वहाँ पे जब मैंने वेल्ड कर दिया उसको, अब मेरा वो जो एरिया है तो वो स्टील ही, वहाँ पे जिंक है नहीं मेरी। जब जिंक नहीं है तो मेरा वो रस्ट प्रूफ नहीं रह गया। तो जो मेरा एक मकसद था उस स्ट्रक्चर को रस्ट प्रूफ करने का, वो वहाँ पे कुछ जगह पे वो फेल हो रहा है। अब यहाँ तक कि मैं उसको दोबारा जिंक के उसमें डालूँ, फिर उसकी गैल्वेनाइजेशन करूँ, फिर उसको स्ट्रक्चर में यूज़ करूँ। तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्रोजन का इशू, क्या वो रस्ट प्रूफ रहेगा? नहीं। फिर है कोटिंग से इशूज़। अब ये देखिए यहाँ पे, जब जिंक वहाँ पे आ जाएगी तो वहाँ पे पेनिट्रेशन का इशू खड़ा हो जाएगा। एक ऐसी चीज़ बनेगी वहाँ पे जो आर की जो पेनिट्रेटिंग नेचर है, ठीक है, वो पूरी तरह से उसको अंदर से पेनिट्रेशन नहीं दे पाएगी। यानी कि मैंने पैरामीटर सिलेक्शन भी सही किया हुआ है, सब कुछ सही है, सफाई भी की हुई है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी पेनिट्रेशन प्रॉपर अचीव नहीं हो पा रही। क्या मैं इस पर समझौता करूँगा, यार पेनिट्रेशन नहीं आ रही, चलो वेल्ड तो हो ही गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि अगर गैल्वेनाइज्ड स्टील को आपने सफलतापूर्वक वेल्ड करना है तो उसके लिए स्किल्ड वेल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। स्किल्ड वेल्डर कौन है? जिसको उसके बारे में ज्ञान है और सही ये हुनर भी है उसके पास। अब ये देखिए, क्या कीजिए आप, उस एरिया में से उसको रिमूव कर दीजिए, उस कोटिंग को, ठीक है। उसके बाद फिर उसको वेल्ड कीजिए। ये काफ़ी लंबा चौड़ा टेक्स्ट है, इस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कितना रिमूव करूं, जैसे यहाँ पे 2.5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक दोनों तरफ मैंने ग्राइंड किया, फिर उसकी वेल्डिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये प्रोसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे लिखा है कि उसको मिग वेल्डिंग से आप वेल्ड मत कीजिए, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप उसको उसकी वायर को चेंज कीजिए, फ्लक्स कोड वायर आती हैं, ठीक है, और डीसी नेगेटिव पोलैरिटी, यानी डीसी जो है मेरा, जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल जाएगा और जो वर्क पीस है उसको पॉजिटिव बना दूंगा, उससे फ़र्क पड़ता है चीज़ों का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म है सफिशिएंट स्कैवेंजर्स। ये सीधी भाषा में जब वहाँ पे ऐसी चीज़ें बन रही हैं, जिंक रिलेटेड भी चीज़ें बन रही हैं, कोटिंग पिघल रही है वहाँ पे, तो मेरी जो फ्लक्स कोर वायर है उसके अंदर एक ऐसी चीज़ मैंने एडिटिव डाला हुआ है जो उसको आगे पुश करता जाएगा, यानी मेरे बेस प्लेट को नंगा करता रहेगा, पेनिट्रेशन का इशू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जब आपको फुल पेनिट्रेशन, ये डेप्थ पेनिट्रेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपनी नॉर्मल जो वेल्ड टेक्निक से उसको थोड़ा सा उसमें बदलाव लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, आपकी जो इलेक्ट्रोड का एंगल है, ठीक है, वो नॉर्मल जो 70 था आप उसको नीचे 30 पे लेके आ गए। क्यों लेके आ गए कि आगे जो भी मेरा जिंक रिलेटेड कुछ डिपॉजिट है आगे उसको धकेलते रहिए आप उसको। ऐसे पहले इलेक्ट्रोड ऐसा चल रहा है, मान लो मेरा, जब 30 पे लेके जाऊंगा तो आगे उसको पुश मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर वीविंग नहीं करने की ज़रूरत है, आपको करोगे तो वो डिपॉजिट आपका बिछता जाएगा, इसमें पेनिट्रेशन की दिक्कत आएगी, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। हाँ, यहाँ पे इसकी जनरल केयर और मेंटेनेंस कैसे की जाए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, एक जिंक क्रोजन मटेरियल की बात है, इनसॉल्युबल का मतलब वो घुलनशील नहीं है। इवन जब वो तरल में चेंज होगा, पिघलेगा, तो उसके साथ वो मिलेगा नहीं, ठीक है। इनसॉल्युबल, वो घुलने वाला नहीं है। ऐसे ज़िद्दी मटेरियल को आप कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। जिंक देना भी मेरी ज़रूरत है, मजबूरी है, ठीक है। वेल्डिंग के बिना उस प्रोडक्ट को कंप्लीट भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह की चुनौतियों को कैसे हम लोग
समझेंगे, जानेंगे और आगे उसको ओवरकम करेंगे। उसको कैसे, अब देखिए, अब जैसे ये देखिए, एक यहाँ पे टर्म मैंने यूज़ की है, मेटल फ्यूम फीवर। मेटल फ्यूम, जैसे फ्यूम बनते हैं, स्मोक बनता है, मेटल से बनता है, उससे बुखार हो जाता है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल फीवर नहीं, मेटल फ्यूम फीवर उसको बोलते हैं। तो एक यहाँ पे अगर देखेंगे, जब मैं गैल्वेनाइज्ड स्टील को वेल्ड कर रहा हूँ तो मेरा जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन होकर वो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ये ज़रूरत नहीं याद रखने की यहाँ पे जिंक और ऑक्सीजन मिलके कुछ बना देते हैं। वो जो बनता है, ठीक है, वो एयर के साथ मिक्स होगा, जो वेल्डिंग के स्मोक के साथ भी मिक्स होगा, ठीक है। अब ये जो है, ऐसी गैस अगर कोई वेल्डर ब्रीथ कर ले, सूंघ ले, तो क्या होता है, ये देखिए, उसको फ्लू की तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जब वो इनहेल अगर करता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द रहने लग पड़ता है, ठीक है, तेज़ बुखार हो सकता है, कंपन छिड़ सकती है, बार बार उसको प्यास लग सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जब गैल्वेनाइज्ड स्टील को वेल्ड किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें अंदर लंग्स के अंदर चल गई ब्रीथ करके, वो एक पक्की छाप वहाँ पे नुकसान छोड़ सकती हैं। अब मैंने ना एक चीज़ डिट्टो नेट से निकाल के आपके लिए रखी थी, ये देखिए, ये शैलो मैंगन का इसने लिखा था अपना। अब इसका, इस बंदे का अपना एक्सपीरियंस क्या है, इस बंदे ने गैल्वेनाइज्ड स्टील में काफ़ी नाम है इसका, ने काफ़ी ये वेल्डर की उसमें ट्वीट किया हुआ है सारा कुछ। ये देखिए कि आप 1 से 2 गिलास दूध के पीजिए ताकि इस तरह की बीमारी से आप दूर हो सकें, ठीक है। अब इसने ये 1930s और 40s में इसने बताया कि जो अमेरिकन नेवी के वेल्डर थे वो ये मेथड यूज़ करते थे कि उनको मेटल फ्यूम फीवर से बचाव हो जाए, ठीक है ना। ये बनता क्या, मैं सारी उम्र मैंने वाइट जो मिल्क है इसका इस्तेमाल किया है, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा, ठीक है। वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो मास्क जो आपका फेस का वो भी होना चाहिए, और इस तरीके से। अब ये देखिए लॉन्ग टर्म क्या है, अब असली दिक्कत शुरू होती है जब लेड उसके अंदर शामिल हो जाता है। जिंक ऑक्साइड उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, बुरा कम नुकसान है, लेकिन जब लेड है, लेड एक ऐसी कॉम्पोजिशन है मेरे को गैल्वेनाइज्ड स्टील में डालनी पड़ेगी अप टू 0.5%, 0.5%। जब मैंने उसको ये डाला, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो लेड कंटेंट है वहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होके लेड ऑक्साइड बना देगा, PbO जिसको बोलते हैं। अब ऐसा होगा, काफ़ी जहरीली गैस है ये, टॉक्सिक है। जब इसको अगर इनहेल करेंगे आप तो उसके अंदर सर दर्द, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम देखिए, जैसे एनीमिया है, ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, कार्सिनोजेंस आ सकते हैं, और जैसे लंग और ब्रेन कैंसर तक ये जाकर के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो गैल्वेनाइज्ड स्टील है काफ़ी बड़ी चुनौती है वेल्डर्स के लिए, और इसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम जैसे गैल्वेनाइज्ड स्टील का रुझान चल रहा है, हम इसको ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। अब ये देखिए, अब यहाँ पे सेफ्टी गियर और प्रॉपर ट्रेनिंग, मेरे पास सारी सेफ्टी के पूरी वो किट विट है सारी, लेकिन साथ ही साथ मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है वेल्डर को देने की। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए सारे, ठीक है ना, ट्रेनिंग अच्छी हो उसकी, ठीक है, वेल्डिंग शील्ड हो, फ्यूम से बाहर चेहरा हो उसका अच्छी पोजीशन में हो, जिससे क्लीन एयर मिक्स जो है उसके साथ जुड़ सके, ठीक है। और उसके बाद हाई क्वालिटी का मास्क होना चाहिए उसके पास, ट्रेनिंग अच्छी हो उसकी, ठीक है, प्रॉपर क्लोथ्स उसके पास होने चाहिए, ठीक है। जो स्किन का एक्सपोजर है उसको भी बचाव हमने रखना है कि स्किन के ऊपर कोई इसका फ़र्क ना पड़े। आपने कभी ऐसा महसूस किया जब वेल्डिंग होती है, आंखें तो चलो हमारी रहती हैं, जब कहीं कोई नंगी कोई हिस्सा बॉडी के जब पास जाता है उसके, आपको, हाँ जी, हाँ फटती है। अब ये देखिए, अब उसके अंदर कितनी हीट होगी, आप उसके आर के संपर्क में नहीं आ रहे, ठीक है, हीट यहाँ तक आती है, स्किन के साथ वो संपर्क में आती है, तो आपको जो स्किन सेल्स है उसको डैमेज कर देती है, रैशेज, फिंसियाँ, डीकलरेशन ऑफ स्किन, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो अभी एक स्किन कैंसर तक भी हो जा सकती हैं चीज़ें। तो सिंपल मेरे को क्या है, प्रॉपर क्लोथिंग अपनी वियर करनी है, ठीक है, तो जिससे वो चीज़ को बचाव हो सकता है। कभी कभी ये थोड़ा सा हम लोग अप्रोच अपनाते हैं कि यार कोई बात नहीं, अब खाने वाने का टाइम हो गया, एक आधा वेल्डी तो मारना है, कोई नहीं, अब उतार दिया, कौन पहनेगा दोबारा इसको, चलो यार काम निपटाता हूँ मैं अपना। तो ऐसी चीज़ें भी हमें अपनी आदत में थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें शामिल ना हो। अब देखिए, अब यहाँ सुबह भी बात की थी, कभी भी अपनी
पॉकेट्स में कुछ मत रखिए और यहाँ पे इसको अपने कफ को ऊपर मत कीजिए, ठीक है। दूसरी बात है प्रॉपर ग्लोव्स पहनेंगे और एक्सपोज ना करें अपने आप को, स्किन को, ठीक है। कोई भी मैच बॉक्स या ऐसी चीज़ पॉकेट में आप ना रखें, ठीक है। अब यहाँ पे PPE ये काफ़ी मशहूर हुआ था, एब्रिविएशन PPE, प्रोटेक्टिव, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डॉक्टर्स वगैरह के लिए किटें मंगाई गई थी कितने करोड़ों की, ये कोविड की महामारी के दौरान, ठीक है ना। यानी ये था जानलेवा बीमारी थी, लेकिन फिर भी विश्वास था, अगर PPE पहनी हुई है डॉक्टर ने, वो पेशेंट्स को डील कर रहे थे तब भी। तो यही इंपॉर्टेंस हमारी यहाँ पे वेल्डिंग में भी है PPE की, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए रेस्पिरेटर जो होता है, ठीक है, लेदर के शूज़ चाहिए, बूट्स चाहिए अच्छे आपके पास, ठीक है। आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए आप लोग जो यूज़ करते हैं शील्ड्स को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो गैल्वेनाइज्ड स्टील की वेल्डिंग है, जो अनाड़ी बंदा है, वेल्डर तो है, अच्छा वेल्डर भी है, लेकिन गैल्वेनाइज्ड स्टील के बारे में उसको सही जानकारी नहीं है, तो इस केस में वो रिस्की चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो बिना ट्रेनिंग लिए, बिना सारे सावधानियां बरते, बिना प्रॉपर क्लोथिंग के आप गैल्वेनाइज्ड स्टील को हाथ मत लगाइए। तो अभी मैंने जो बात की है, जिंक ऑक्साइड कम नुकसानदेह, लेड ऑक्साइड बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ताकि ऐसी चीज़ों से बचा जा सके। 20 साल में पता नहीं उतनी कमाई करनी भी है हमने या नहीं जितनी अपने ऊपर लगने वाली है बुढ़ापे में, ठीक है। और यहाँ इंडिया में आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ऐसा नहीं कि आपको सरकार बचा लेगी, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों में रखना होगा सारा कुछ आपको, अपना कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ें अब यहाँ देखिए, कहते कोई मेटल अगर ऐसा है तो किसी फैब्रिकेटर जो एक्सपर्ट इस एरिया में है, जिसके पास एक्सपर्ट वेल्डर्स हैं, ठीक है, उसको आप रिक्वेस्ट कीजिए, हमारे इन वेल्डर्स को आप ट्रेनिंग दे दीजिए, ठीक है। बस ये चीज़ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से अब सारा कुछ डालना है। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, कोई मन में कोई ऐसा है, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी टीम है हमारी, ठीक है, मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा जी हैं, उनके पास मेरा नंबर है, ठीक है, चुपचाप तरीके से आप मेल लिख दीजिए। मेरा नॉर्मल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं उठते, बाद में फिर कभी व्हाट्सएप का मैसेज, फिर फ़ोटो भी आने शुरू हो जाते हैं, जी छींटा बड़ा आ रहा है, इसका बताइए क्या, ठीक है ना। फिर वीडियो भी आती है 30-30 सेकंड की, सर ये रोबोटिक वेल्डिंग में दिक्कत ये आ रही है हमारी, देखिए। तो कोई बात नहीं, ये सारी स्वाभाविक सी बातें हैं, ठीक है। काम करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। लेकिन ऐसी मीटिंग्स में, ऐसी अवेयरनेस जो वर्कशॉप्स में एक अच्छी बात ये रहती है कि ठीक है यार, एक थोड़ा सा चीज़ों को पता चला, आप जो जानते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा भी दुनिया बसती है कहीं, और प्रोसेसेस भी हैं, और मटेरियल्स भी हैं, और कई तरह की सावधानियां भी हैं। ये चीज़ें पता नहीं है कितने साल तक यही प्रोसीजर चल रहे हैं, ठीक है। एक बार रोज़ी रोटी का माध्यम वेल्डिंग अगर बन चुका है, ठीक है, तो यही चीज़ें आगे बढ़नी है, कम नहीं होने वाली। मैंने बोला था नए मटीरियल्स, पहला सवाल इज़ इट वेल्डेबल, इसकी वेल्डेबिलिटी चेक करो, नहीं तो मार्केट में फेल हो जाएगा भाई, वेल्डिंग के बिना ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो फैब्रिकेशन की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आज की डेट में अगर वो चलता चलता शिप में कहीं कोई सुराख बन जाए, क्रैक आ जाए, तो एक प्रोसेस है अंडर वाटर वेल्डिंग, यानी पानी के बीच में जाकर के भी आप वेल्ड कर सकते हो, ठीक है। यानी मेरा ये शिप का निचला हिस्सा है, मैंने आर को बाहर मैंने जनरेट कर दिया। जब मैं आर को जनरेट करके पानी के अंदर लेके जाऊंगा, वो बंद नहीं होगा, उसकी आवाज़ दब जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो उसका फिर बुआंसी इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा, उस क्रैक को मैं कुछ हद तक रिपेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि जब वो कोस्ट पे जाएगा, किनारे पे जाएगा, तब उसको प्रॉपर उसको हटा के क्रैक ही मैं रिपेयर दोबारा कर सकूँ। इसी तरह से अब देखिए, इमेजिन कीजिए वेल्डिंग की इंपॉर्टेंस। एक स्पेस शटल है, जैसे कल्पना चावला वगैरह गए थे, वहाँ पे पता चला कि बाहर कोई चीज़ टकरा गई, तो वहाँ पे क्रैक आ गया। अब उसको इतनी दूरी से नीचे लेके आके रिपेयर नहीं करेंगे, तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको टिक वेल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, वो प्रॉपर क्वालिफाइड वेल्डर्स होते हैं। तो बंदा स्पेस सूट पहनता है, बाहर फ्लोट करता है, ठीक है, किट पोर्टेबल होती है, वहाँ जाके वो वेल्डिंग कर देता है। ये चीज़ें हैं। तो हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, ये रॉकेट्स, स्पेस शटल्स, ये सारी चीज़ें इसमें वेल्डिंग की ज़रूरत है हमें। वेल्डिंग की ब्यूटी क्या है, रिवेटिंग में क्या दिक्कत है, मेरे को रिवेट सुना होगा आपने, रिवेट में क्या कि मैं वेट ऐड करना पड़ेगा मेरे को। आपने देखोगे ये सारे जो ये ब्रिजेस वगैरह होते हैं स्टील के, वहाँ पे ना
ये दाने दाने बटन से जैसे होते हैं वो होते हैं, वो रिवेट्स होती हैं। लेकिन रिवेट्स की दिक्कत है कि उसमें वेट की एडिशन बढ़ जाती है, बाहर ज़्यादा उसका हो जाता है। लेकिन ये जो मेरा जो हवाई जहाज़ है या रॉकेट्स हैं, इसमें मेरी जो पावर टू वेट रेशियो उसको मेंटेन करना है, पावर ज़्यादा हो, वज़न कम से कम हो। तो वेल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है, 2 पीसेस को ज्वाइन करना है, मैंने साथ में रखा, बीच में डिपॉजिट कर दिया। अगर मैंने इतनी लंबी रिवर्ट्स लगाने लगा, ठीक है, तो मेरा वज़न जो है वो कम हो जाएगा। तो उतनी इंजन कैपेसिटी के जेट इंजन मेरे हैं, उनको ज़्यादा बोझा उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी साइंस और ये इंजीनियरिंग फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके पेशे की। तो जिस प्रोफेशन में आप लोग हो, तो हर टाइम जो एक क्वालिटी कॉन्शियस जिसको बोलते हैं ना, हर टाइम क्वालिटी का दिमाग में ध्यान रखना। जापानीज़ लोग जो है ना वो बड़े, आप देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं जब यूएस गया तो मैं हैरान था, हर तीसरी गाड़ी टोयोटा की थी। हिस्ट्री मेरे को अच्छी तरह से याद है, वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ऐसा कंट्री था जिसने 2 एटम बम फेंके थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। उस कंट्री ने फिर अपने को ज़ीरो से उठाया और अमेरिकन मार्केट्स में, ऑटोमोटिव सेक्टर में आज वो लोग रूल कर रहे हैं। उनके सिद्धांत हैं, उनकी कोई फ़िलॉसफीज़ हैं देखने वाली, ठीक है ना। ज़ीरो डिफेक्ट, हर टाइम क्वालिटी को लेकर के कॉन्शियस रहना। तो क्वालिटी जो है ना, ये मतलब एक टर्म नहीं है केवल, ठीक है, इट्स वे ऑफ लाइफ हम बोलते हैं। ये ज़िंदगी को जीने का एक तरीका है, ठीक है। ज़िंदगी में अब क्या आ चुका है, वेल्डिंग आपके आ चुकी है, क्योंकि आपका ये पेशा है, रोज़ी रोटी है और भी सालों चलनी है, ठीक है। तो जल्दी से ये सोचिए कि क्वालिटी क्या मैं लेके आ पा रहा हूँ, या ऐसी वर्कशॉप्स में जो हमें बताया जाता है, बातचीत होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट वो कंपार्टमेंट खोलिए दिमाग का, यार क्वालिटी जो मेरे हाथों में है कम से कम मैं वो तो अपना दूँ 100%, ठीक है। हाँ, कई बार दिक्कतें आती हैं, एक वेल्डर है बेचारे की सुनी नहीं जाती, फैब्रिकेटर कहता है कि यार चलो ऐसे ही चलने दो। अगर फैब्रिकेटर है तो उसका भी थोड़ा सा ये वहाँ पे चाहिए कि ठीक है यार मेरे ही भले की बात है, मेरा जो नाम का फट्टा बाहर दुकान पे लगा हुआ है, शोरूम में लगा हुआ है, मेरा नेम ऑन फेम सारा दाव पे लग जाएगा कि यार उससे माल लिया था वो टूट गया हमारा, ठीक है। तो ये म्यूचुअली चीज़ें हैं, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, ठीक है। मटेरियल भी उतना ही लगना, आपका कंज्यूमेबल भी उतना लगना है, बिजली के खर्चे भी उतने आने हैं, लेकिन छोटी छोटी सावधानियाँ को ध्यान में रखिए, ठीक है, ताकि जो क्वालिटी है ना आपकी सोच का और आपके कर्म का हिस्सा बन जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ, अगर कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है, तो भूल चूक माफ़, ठीक है, ज़्यादा बोर किया हो या किसी ठीक है, तो आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। अब मैं मिस्टर मल्होत्रा जी, ठीक है, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं पालमपुर में आ सकूँ। ज़िंदगी में पहली बार पालमपुर आया हूँ, ठीक है, कि आप लोगों के साथ में ऐसे बातचीत कर सकूँ। हाँ जी, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। जब मैं ऐसी मीटिंग में बैठता हूँ ना, तो एक अजीब सा सुकून होगा मेरे मन में कि यार इतने बंदे हैं ना, और छोड़ो, 2 बंदों ने मेरी अगर 2 बातें भी मान ली ना, तो मेरा आज का दिन सफला है। 2-4 घोड़े कम ही पड़ेंगे ऊपर जाके मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।